राम राम दोस्तों। मैं अरुण कुमार, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी सीधा ज्योतिषीय समाधान चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे उन नियमों की जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि किसी भी लगन की कुंडली के लिए कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। कुंडली के शुभ अशुभ ग्रह देखने के नियमों की चर्चा करेंगे। रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग बेनिफिक एंड मैलेफिक प्लैनेट्स इन ए होरोस्कोप। इन नियमों को समझने के लिए हमें दो बातों को समझना जरूरी है। पहला है ग्रहों का नैसर्गिक शुभत्व और पापत्व, यानी कि नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह, नेचुरल मेलेफिक्स एंड नेचुरल बेनिफिक्स। तो नेचुरल बेनिफिक्स यानी कि नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं गुरु और शुक्र, और इसके अलावा चंद्रमा अगर वो ताकतवर है, यानी कि पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा है, बलि चंद्रमा, पूर्णिमा के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद का जो चंद्रमा होता है वो बलि होता है। और चौथा है बुध ग्रह, अगर वो पाप प्रभाव से मुक्त हो। तो गुरु शुक्र बुध और चंद्रमा ये नेचुरल बेनिफिक्स हैं, यानी कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। नैसर्गिक अशुभ ग्रह होते हैं शनि मंगल राहु और केतु। अब ये चीज़ समझनी जरूरी है कि ये है नेचुरली, यानी कि नैसर्गिक रूप से शुभ और अशुभ ग्रह। एक होते हैं कुंडली के लगन के अनुसार भाव स्वामित्व जिनको मिलता है उनके हिसाब से कुंडली के शुभ और अशुभ ग्रह। जैसे कि नैसर्गिक अशुभ ग्रह मंगल कर्क लगन के लिए योग कारक हो जाता है, भाव स्वामी के अनुसार पंचम और दशम भाव का मालिक होता है, तो वो नैसर्गिक अशुभ होते हुए भी कर्क लगन वालों के लिए शुभ हो जाता है। उसको कहते हैं फंक्शनल बेनिफिक्स। इसी तरह से फंक्शनल मेलेफिक भी होते हैं। तो नेचुरल यानी कि नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह और जो कुंडली के शुभ और अशुभ ग्रह हैं, इन दोनों को अच्छे से समझ लेना चाहिए। इसके बाद आप कुंडली के 12 भावों में विभाजन को समझ लीजिए। कुंडली के जो भाव हैं उनको 6 वर्गों में बांट लीजिए। पहला होता है लगन भाव, दूसरा होता है अष्टम भाव, तीसरा होता है त्रिकोण स्थान यानी कि पहला पांचवा और नौवां भाव, और चौथा होता है केंद्र स्थान, पहला चौथा सातवां और 10वां भाव। लगन भाव यानी कि पहले भाव को केंद्र और त्रिकोण दोनों माना जाता है। पांचवा होता है त्रिशदाय स्थान यानी कि तीसरा छठा और 11वां स्थान, और छठा होता है दूसरा और 12वां भाव। ये 6 वर्ग भाव के विभाजन से आप इस तरीके से समझिए। अब हम चर्चा करते हैं शुभ अशुभ ग्रहों के बारे में। कौन से वो नियम हैं जो तय करते हैं किसी भी लगन के लिए कि कौन सा शुभ रहेगा और कौन सा ग्रह अशुभ रहेगा। तो पहला नियम होता है कि कुंडली के शुभ ग्रह होते हैं त्रिकोण के स्वामी यानी कि पहला पांचवा और नौवां, और इसके अलावा केंद्र स्वामी यानी चौथा सातवां और 10वें भाव के स्वामी वो शुभ होते हैं अगर वो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हों। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि चौथे सातवें और 10वें भाव में अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रहों की राशि होगी शनि और मंगल की, तो वो शुभ हो जाएंगे, अपना वो शुभ फल देंगे, अपना अशुभ फल वो नहीं देंगे। कुंडली में अशुभ ग्रह होते हैं 3 6 11 यानी कि त्रिशदाय भाव स्वामी, और केंद्र के स्वामी यानी कि चौथे सातवें और 10वें भाव के स्वामी अगर वो नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अगर कुंडली में आपके चौथे सातवें और 10वें भाव में शुक्र गुरु चंद्र और बुध की राशियां अगर आएंगी तो वो अपना शुभ प्रभाव नहीं दे पाते हैं। अगर इसको बिल्कुल साधारण भाषा में समझे तो त्रिकोण के स्वामी शुभ बताए गए हैं, पहला पांचवा और नौवां, और 3 6 11 भाव यानी कि त्रिशदाय भाव अशुभ बताए गए हैं। और चौथे सातवें और 10वें भाव के बारे में बताया गया है कि वो अगर नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं चौथे सातवें और 10वें भाव के स्वामी, तो वो शुभ फल नहीं दे पाएंगे, और अगर वो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं तो वो अपना अशुभ फल भी नहीं दे पाएंगे। अब इन दो नियमों से केंद्र त्रिकोण व त्रिशदाय यानी कि 9 भावों पर ये नियम सीधे तौर पर लागू होते हैं। 9 भावों को हम समझ सकते हैं। दूसरा 12वां और अष्टम भाव, इनके लिए अलग से चर्चा जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे त्रिकोण भाव स्वामी की, यानी कि पंचम और नवम भाव स्वामी, ये हमेशा शुभ माने गए हैं। अगर पंचम या नवम भाव में सूर्य या चंद्र की राशि आती है, कर्क या सिंह, अगर पंचमेश या नवमेश सूर्य और चंद्रमा है तो वो निर्विरोध रूप से शुभ होते हैं। समस्या तब आती है जब पंचम या नवम भाव के स्वामी की एक और दूसरी राशि भी होती है, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर बाकी ग्रहों की 2 राशियां होती है, तब हमें उस दूसरी राशि को भी देखना पड़ता है कि वो किस भाव में पड़ेगी। त्रिकोण स्वामी की अगर दूसरी राशि केंद्र स्थान में पड़े तो वो ग्रह योग कारक हो जाता है, बहुत शुभ फल देने वाला होगा। जैसे कि कर्क लगन में मंगल होते हैं पंचम और दसम भाव के स्वामी,
और सिंह लगन में चतुर्थेश और नवमेश होते हैं मंगल, तो ये अति शुभ हो जाते हैं। वृष और तुला लगन में केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी होते हैं शनि, वो भी अति शुभ हो जाते हैं। इसी तरह मकर लगन और कुंभ लगन में पंचम और दशम के स्वामी शुक्र होते हैं मकर लगन में, और शुक्र ही चतुर्थेश और नवमेश होते हैं कुंभ लगन में। तो ये योग कारक हो जाते हैं जब एक ही ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी हो जाता है। अब अगर त्रिकोण स्वामी की दूसरी राशि छठे और आठवें भाव में पड़ेगी, तब उसका फल कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तब हमें दो चीज़ें देखनी होंगी। एक तो ग्रह की मूल त्रिकोण राशि देखनी होगी कि वो किस भाव में पड़ रही है। त्रिकोण के अलावा छठे आठवें भाव में मूल त्रिकोण राशि अगर चली गई है तो अलग मतलब होगा। और दूसरा उसका नैसर्गिक गुण देखेंगे कि नेचुरली वो ग्रह शुभ है या अशुभ है। जैसे उदाहरण के तौर पर कुंभ लगन को अगर हम समझें तो इसमें पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं बुध, और सिंह लगन में पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु। तो बुध और गुरु दोनों नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं, तो ये सामान्य शुभ कहे जाएंगे, क्योंकि पंचम यानी कि त्रिकोण के साथ साथ दूसरी राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, तो सामान्य शुभ हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कन्या लगन में देखें तो पांचवें और छठे भाव के स्वामी बनते हैं शनि, तो और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ, वो छठे भाव में पड़ती है। और इसी तरह मिथुन लगन में अष्टम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि की जो मूल त्रिकोण राशि है वो नवम भाव में पड़ती है। तो कन्या लगन के लिए शनि थोड़ा सामान्य अशुभ फल देंगे क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। मिथुन लगन के लिए इनकी थोड़ी सी शुभता बढ़ जाएगी क्योंकि मूल त्रिकोण राशि नवम भाव में है, लेकिन फिर भी अष्टमेश क्योंकि सबसे पापी होता है, यहाँ भी ये सामान्य अशुभ ही कहे जाएंगे। इसी तरह अगर आप मकर लगन में देखें तो बुध छठे और नौवें घर के स्वामी होते हैं, और कर्क लगन में गुरु छठे और नौवें घर के स्वामी होते हैं, तो ये भी सामान्य ही शुभ कहे जाते हैं। पूर्णतः ये शुभ फल अपना नहीं दे पाते हैं। तो आप मूल त्रिकोण राशि देखिए कि वो कहाँ पर है। अगर वो 6-8 में है तो 6-8 का फल डोमिनेट करेगा, उसका फल बढ़ जाएगा ग्रह का, अगर वो त्रिकोण का स्वामी भी है तो। अब इसके बाद हम बात करेंगे केंद्र के स्वामियों की, यानी कि चौथे, सातवें और 10वें भाव के स्वामियों की। इसके बारे में जो ऊपर नियम मैंने बताया है, उस नियम में हमने देखा कि चौथे, 10वें और 7वें भाव का स्वामी अगर नेचुरल बेनिफिक है यानी कि नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो वो अपनी शुभता छोड़ देगा, और यदि चौथे, 7वें और 10वें भाव का स्वामी नैसर्गिक नेचुरली अशुभ ग्रह है तो वो अपनी अशुभता भी छोड़ देगा। उदाहरण के तौर पर अगर कर्क राशि है चौथे, 7वें और 10वें भाव में, यानी कि चंद्रमा चौथे या 7वें या 10वें भाव के मालिक हैं, तो वो अपना शुभ तव स्थगित कर देंगे, शुभ फल नहीं दे पाएंगे। और इसी तरह अगर सिंह राशि है चौथे, 7वें और 10वें भाव में, तो सूर्य भी अपना क्रूरतव स्थगित कर देंगे, सम हो जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा शुभ ना बहुत ज़्यादा अशुभ। अब इसमें दो राशि वाले जो ग्रह हैं उनकी चर्चा करेंगे। अगर शुभ ग्रह एक साथ केंद्र का या त्रिशदाय भाव यानी कि 3, 6, 11 भाव का स्वामी होगा, यानी कि शुभ ग्रह से मतलब नेचुरल बेनिफिक से है, गुरु, चंद्र, बुध और शुक्र से। अगर इनकी एक राशि केंद्र में है और दूसरी राशि 3, 6, 11 भाव में पड़ती है, तो केंद्र स्वामी होने के कारण इनका जो शुभ फल है वो ये स्थगित कर देंगे। लेकिन त्रिशदाय भाव का स्वामी होने के कारण, 3, 6, 11 का स्वामी होने के कारण ये अशुभ होंगे, तो इनका जो फल है वो सामान्य अशुभ हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर कर्क लगन में शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी भी बनते हैं और एकादशेश यानी कि 11वें भाव के स्वामी भी बनते हैं, तो ये अशुभ ही माने गए हैं। अब दूसरे केस में अगर वो ग्रह नेचुरली मेलिफिक है, अशुभ ग्रह है, और केंद्र का स्वामी है और साथ में त्रिशदाय भाव का स्वामी भी है, अशुभ ग्रह, तो उसमें केंद्र का स्वामी होने के कारण वो अपना अशुभ फल नहीं दे पाएगा, लेकिन त्रिशदाय का स्वामी होने के कारण वो अपना अशुभ फल ही देगा, तो उसका फल भी मिश्रित हो जाएगा, ज़्यादातर अशुभता की तरफ ही जाएगा। जैसे कि मकर लगन में आप अगर देखेंगे तो मंगल वहाँ पर चतुर्थ और एकादश, चौथे और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं, तो वो अशुभ ही माने जाएंगे। और वृश्चिक लगन में शनि केंद्र के स्वामी होते हैं चौथे भाव के, लेकिन साथ में वो तीसरे भाव के स्वामी भी होते हैं, तो वो भी अशुभ ही हो जाते हैं। दोस्तों, यदि नैसर्गिक रूप से शुभ और अशुभ
नेचुरल, मेलेफिक्स और बेनिफिक्स दोनों तरह के ग्रह अगर केंद्र व त्रिषडाय स्वामी हैं, यानी चौथे, सातवें या 10वें भाव में एक राशि है उनकी और दूसरी राशि तीसरे, छठे या 11वें भाव में पड़ती है, तो ऐसी सिचुएशंस में जो अशुभता है वो तो दोनों में होगी, लेकिन जो नैसर्गिक शुभ ग्रह है उसकी जो अशुभता होगी वो कम होगी। अब हम बात करते हैं लगन की। लगन दोस्तों केंद्र स्थान भी है और त्रिकोण स्थान भी है, इसलिए लगन का स्वामी नैसर्गिक रूप से चाहे पापी हो या नैसर्गिक रूप से शुभ हो, लगन को हमेशा ही शुभ माना गया है, परम शुभ ग्रह माना गया है लगन के मालिक को, लगनेश को। तुला लगन को अगर हम समझें तो वहाँ पर शुक्र लगनेश होने के साथ साथ अष्टमेश भी होते हैं। मेष लगन में मंगल भी लगनेश होने के साथ साथ अष्टमेश होते हैं, लेकिन लगनेश परम शुभ होने के कारण वह इतनी ताकत रखता है कि अगर वह स्वयं अष्टमेश भी है तो वो अष्टमेश होने की जो नेगेटिविटी है, जो अशुभता है, उसकी मात्रा और प्रभाव, उसकी शक्ति को वो कम कर सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अष्टमेश होने का जो प्रभाव है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा लगनेश होने से। अशुभता तो रहेगी, लेकिन अशुभता की जो मात्रा है, इंटेंसिटी है, वो कम हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आप वृश्चिक लगन में देखें तो वहाँ लगनेश मंगल ही खष्टेश भी होते हैं, छठे घर के मालिक भी होते हैं, और वृष लगन में शुक्र खष्टेश होते हैं लगनेश होने के साथ साथ। तो यहाँ भी जो खष्टेश होने की जो अशुभता है, छठे घर के स्वामी होने की जो अशुभता है, उसमें कमी आती है, क्योंकि यही ग्रह लगनेश भी होते हैं। तो लगनेश में इतनी ताकत होती है कि वो अष्टमेश या षष्ठेश होने का जो दोष है उसकी मात्रा को काफ़ी कम कर देता है। इसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव स्वामी की, यानी कि अष्टमेश की। कुंडली में दोस्तों जो 12वां भाव होता है वो व्यय का होता है, एक्सपेंडिचर, खर्च का, व्यय धन का भी और शरीर का भी। हर चीज़ का जो व्यय है कुंडली में वो 12वें भाव से देखा जाता है, और कुंडली के किसी भी भाव का जो 12वां स्थान होता है वो उस भाव के व्यय का होता है, भावत भावम के सिद्धांत से। इसी प्रकार जो नवम भाव है, भाग्य का भाव, उसका जो 12वां भाव है वो अष्टम भाव पड़ता है, क्योंकि नवम से द्वादश है अष्टम भाव, इसलिए अष्टम भाव भाग्य की हानि यानी कि दुर्भाग्य और मृत्यु का भाव तो होता ही है। इसलिए अष्टमेश परम पापी होता है, इसकी अशुभता को कभी समाप्त नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे 2-12 भाव स्वामी की, धनेश और व्ययेश की। साधारणतः 2-12 भाव स्वामी को सम माना जाता है। 2-12 भाव स्वामी ऐसा समझा जाता है कि वो अपनी संगति के अनुसार फल देगा, मतलब जिन घरों के साथ वो बैठा है, जिस राशि में बैठा है उसके अनुसार फल देगा। उदाहरण के तौर पर यदि दूसरे और 12वें भाव का स्वामी त्रिकोण स्वामी के साथ बैठ जाए या त्रिकोण स्थान में बैठ जाए तो वो बहुत शुभ फल देते हैं। यदि वो लगन में बैठ जाए या लगनेश के साथ बैठ जाए तब भी वो शुभ फल देते हैं। यदि 2-12 भाव का स्वामी केंद्र स्थान में हो या जो नैसर्गिक रूप से शुभ केंद्र स्वामी होता है उसके साथ हो तो ये सम हो जाते हैं। और यदि दूसरे 12वें भाव का स्वामी केंद्र में पाप राशि में हो, जो नैसर्गिक रूप से पापी घरों की राशियां हैं उनमें अगर बैठा हो तब ये शुभ हो जाते हैं। 2-12 भाव स्वामी का जो ये संगति वाला नियम है ये सूर्य और चंद्रमा के बारे में ज़्यादा सही है, यदि द्वितेश या द्वादशेश सूर्य या चंद्रमा हो, क्योंकि उनकी एक ही राशि होती है। लेकिन जो बाकी के ग्रह हैं, गुरु, शनि, मंगल, बुध, जिनकी 2-2 राशियां होती हैं, उनके लिए हमें उनकी दूसरी राशि को भी देखना होगा कि वो दूसरी राशि किस भाव में पड़ती है। मान लीजिए कि उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में है या लगन में है तो वो शुभ हो जाएंगे ग्रह। उदाहरण के तौर पर आप वृष लगन ले लीजिए या वृश्चिक लगन ले लीजिए। वृष लगन में जो बुध होते हैं वो दूसरे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। वृश्चिक लगन में गुरु दूसरे या 5वें भाव के स्वामी होते हैं तो वो शुभ हो जाते हैं। इसी तरह धनु लगन में मंगल पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होता है तो वो शुभ हो जाता है। मिथुन लगन में शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हो जाते हैं तो वो शुभ हो जाते हैं। लेकिन यदि 2-12 भाव का जो स्वामी है उसकी दूसरी राशि केंद्र में हो, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, और ये ग्रह पापी हो,
तो ये शुभ रहेंगे। यदि वे स्वयं नैसर्गिक रूप से शुभ हों तब वो सम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ले लीजिए, मान लीजिए कि मेष लगन है, इसमें शुक्र दूसरे और सातवें भाव का स्वामी हो जाता है। तो जो सातवां भाव है केंद्र स्थान है, और शुक्र नैसर्गिक रूप से यानी कि नेचुरली बेनिफिक है, नैसर्गिक शुभ ग्रह है, तो ये अपनी शुभता को छोड़ देगा, तब ये ग्रह अशुभ हो जाएगा। मेष लगन के लिए शुक्र प्रबल मार्केश भी होता है। तो इस तरह से इन नियमों को ध्यान पर रखकर आप किसी भी लगन के लिए घरों की शुभता और अशुभता को निर्धारित कर सकते हैं। इन नियमों के अलावा दो और बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वो ये कि जिस ग्रह के आप देख रहे हैं, जिस ग्रह को जज कर रहे हैं, वो ग्रह लग्नेश के साथ उसका कैसा संबंध है, उसको प्रायोरिटी दीजिए कि वो लग्नेश का मित्र है कि शत्रु है। और दूसरी, जो दो ग्रहों वाले, दो राशियों वाले ग्रह हैं जिनकी दो दो राशियां हैं, उनके अंदर उनकी मूल त्रिकोण राशि को भी आप जरूर देखिए। आज के लिए बस इतना ही। राम।